हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ब्लॉक नंबर 1 MEG 10 यूनिट नंबर 1 में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग जा सकते हो और चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जो भी आपके यूनिट के एंड में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं को प्रिपेयर कर रही हूँ, नोट्स अपलोड कर रही हूँ मैं। और नोट्स प्रिपेयर करे हैं मैंने यूनिट नंबर 1 और अ, 2 के यूनिट नंबर 2 के 10 क्वेश्चंस हैं, यूनिट नंबर 1 के 4 क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये 14 क्वेश्चंस कर लेते हो तो इसमें से बहुत बड़ी संभावना है कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन आएँगे। अगर 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर तो आपको 40 मार्क्स का जो आपका सिलेबस है यहीं से कवर हो जाता है। तो इसी में से आपको क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से घुमा फिरा कर आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है। आप बुक भी खोल सकते हो, बुक में दे रखा है ये। तो इसमें आपको बताना है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कॉलोनियल मास्टर से कैसे लैंग्वेज ऑफ प्रिविलेज बन गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऐड करना है। अगर मैंने कहीं नहीं भी करा है तो आप लोगों ने करना है। और यहाँ हमने यही बात को जस्टिफाई करने के लिए रीजंस भी बताने हैं कि कैसे ये जो लैंग्वेज है कॉलोनियल मास्टर से लैंग्वेज ऑफ प्रिविलेज बन गई। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब अंग्रेज़ लोग भारत में आए और उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए, उनका जो इंटरेस्ट बनने लगा इंडिया में, तो उन्होंने जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज यूज़ करा और एज अ टूल उसको यूज़ करके उन्होंने इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करी। सबसे पहले उन्होंने थोड़े से लोगों को एडुकेट किया इंग्लिश में, और ये जो लोग थे उनको कंपनी में एज अ वर्क फोर्स जो है वो हेल्प करते थे, और एज अ ब्रिज जो है वो पूरे देश में, मतलब रूलर्स और रूल्ड के बीच में एज अ ब्रिज जो ये लोग थे ये हेल्प करते थे। एज अ ब्रिज कैसे कि जैसे अगर जो इंग्लिश जानते हैं लोग तो वो क्या करते थे कि ऐसे एरिया में जहाँ पे अंग्रेज़ों को परेशानी आती थी वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस को समझने में, तो वो समझाने में उनको हेल्प करते थे। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा इंडिया है मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, और अंग्रेज़ों को जो है वो यही लैंग्वेजेस समझने में मुश्किल आती थी, और जिसके लिए उन्होंने जो है वो कुछ लोगों को इंग्लिश सिखानी शुरू की ताकि वो एज अ ब्रिज जो है वो रूलर्स और रूल्ड के बीच में काम कर सकें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शुरुआत में तो उन्होंने सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इसका यूज़ करा, और इंडियंस का भी इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था मतलब इंग्लिश सीखने में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद एक डिबेट होने लगी कि अब हम कौन सी लैंग्वेज को जो है वो नेशनल इम्पोर्टेंस दें। कहने का मतलब है कि कौन सी लैंग्वेज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएं, जिसमें कि जितने भी जो सरकारी कामकाज हों। तो यहाँ पे हिंदी को फेवर किया गया कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी जो नॉर्थ और साउथ के बीच में थोड़ा क्लैश हो गया कि जो साउथ के लोग थे वो नहीं चाहते थे हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। वो चाहते थे कि हमारे रीजन में से ही किसी लैंग्वेज को जो है वो क्या बना देना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो इंग्लिश थी वो क्या हो गई, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनकर रह गई। तो हिंदी को तो बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके साथ साथ में जो है वो इंग्लिश को इसकी एज अ हेल्पर जो लैंग्वेज है वो बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे-धीरे क्या हुआ कि अब जो इंग्लिश थी वो प्रिविलेज लैंग्वेज बन गई। मतलब प्रिविलेज क्या होता है कि ख़ास जो सेक्शन के लोग थे सोसाइटी के, कोई एक ख़ास सेक्शन है, वही जो है वो इंग्लिश के ऊपर उसकी पकड़ अच्छी थी। तो जो एक सोसाइटी की कोई एक सेक्शन है, सोसाइटी के कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो अब इसका इंग्लिश में अगर वो फ्लुएंट हैं तो इसका उनको काफ़ी जो है वो बेनिफिट मिलता है। जैसे उनको अच्छी कंपनीज़ में जो है वो जॉब मिल सकती है, जैसे आईटी क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, कस्टमर सर्विसेज के क्षेत्र में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में उनको जो है वो अच्छी जॉब्स मिल सकती है, या फिर जैसे एंटरटेनमेंट या जर्नलिज्म के क्षेत्र में उनको अच्छी सैलरी वाली जॉब्स जो है वो मिल सकती हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको
समाज में ज़्यादा एडुकेटेड या फिर उनको ज़्यादा एडवांस्ड माना जाता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रीजनल लैंग्वेजेस में जो बच्चे पढ़े हुए हैं तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो लोग जो है वो कहाँ पे पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। हो सकता है कि जो रीजनल लैंग्वेज के जो बच्चे हैं जिन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में अपनी पढ़ाई कर रखी है उनको कंसेप्चुअल नॉलेज ज़्यादा हो, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं तो इसलिए उनको ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पे सैलरीज़ काफ़ी दी जाती है तो वहाँ पे उनको मौके नहीं मिलते और वहाँ पे जो बच्चे हैं या लोग हैं वहाँ पे एक्सक्लूडेड महसूस करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपने इस आंसर के सपोर्ट में रीज़न्स बताने हैं, तो मैंने बहुत सारे जो पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं। सबसे पहले एजुकेशन एक्सेस, हम देखते हैं कि जहाँ पे जो प्रिविलेज सेक्शन के जो लोग हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजने के लिए। तो अब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे बच्चों को पूरी तरह से मॉडर्न शिक्षा दी जाती है। मतलब यहाँ पे क्या दिया जाता है, इंग्लिश में जो है वो एजुकेशन दी जाती है और यहाँ पे मतलब एक परसेप्शन है लोगों के बीच में कि ये जो यहाँ जिन भी स्कूलों में जो इंग्लिश में शिक्षा दी जाती है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन ये सिर्फ एक परसेप्शन है। अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी दी जाती है। तो ये है कि इंग्लिश जो है वो हमें पूरे वर्ल्ड से इंटीग्रेट होने में मदद करती है क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो आपकी ही क्वालिटी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है। तो यही मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोग इसको देख सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड। तो अब अर्बन क्या होता है, जो शहरी इलाके में रहने वाले लोग, और रूरल क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इंग्लिश है इसने एक डिवाइड पैदा कर दिया, एक गैप पैदा कर दिया किसके बीच में, रूरल और अर्बन लोगों के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में है। ऐसा नहीं है कि जो अर्बन के बच्चे हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते, बहुत सारे बच्चे जो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को वो मौके नहीं मिलते। बट ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलता, बहुत सारे बच्चे जो है वो इंग्लिश अच्छे से फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे जानवी पवार एक लड़की है जो सबसे छोटी एज की लड़की है, और 7-8 एक्सेंट में वो बात करती है। वो अभी ग्रामीण क्षेत्र की लड़की है वो, और ग्रामीण क्षेत्र से उठ के आई है, लेकिन 8 एक्सेंट में वो बात करती है। तो ये एक एग्जांपल है जानवी पवार की। बट ऐसे और बहुत सारे बच्चे जो जानवी पवार की तरह इंग्लिश बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से। बट यहाँ पे एक जो डिवाइड है वो लैंग्वेज की वजह से हो गया है रूरल और अर्बन बच्चों के बीच में। तो यहाँ पे जो अर्बन बच्चे होंगे, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं तो इंग्लिश बोल पाएंगे, तो उनको, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको अच्छे सेक्टर्स में जो है वो जॉब मिलने के बहुत चांसेस होते हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे जो अर्बन फैमिलीज़ हैं तो उनके बिज़नेस अच्छे हैं, काफ़ी रिच लोग होंगे तो वो अफोर्ड कर पाते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजने के लिए। करियर अपॉर्चुनिटीज़, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी, फाइनेंस, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ऐसे बच्चों को ज़्यादा जॉब्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये इंग्लिश है लैंग्वेज ऑफ प्रिविलेज बन जाती है, यहाँ से ये जस्टिफाई हो रहा है हमारा पॉइंट। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म, हमने देखा है कि जो आजकल जो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म वाली जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ग्रो कर रही है। और इसमें क्योंकि देखो जिस भी कंट्री में अगर टूरिज़्म है तो वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो सिर्फ अपनी ही कंट्री के नहीं आएंगे बल्कि वो विदेशों से भी आएंगे। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जो ऐसे सेक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे उन्हीं बच्चों को ज़्यादा जॉब्स मिलने की चांसेस होते हैं जिन बच्चों को इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती है। क्योंकि अब जो फ़ॉरेन जो भी आते हैं फ़ॉरेन कंट्री से, उनको हमारी रीजनल लैंग्वेजेस तो नहीं आती, तो उनको जो भी बात समझानी है वो इंग्लिश में समझानी पड़ेगी। तो जो बच्चे इंग्लिश बोल पाएंगे तो उनको यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे अपनी जॉब्स मिलने के इस इंडस्ट्री में। आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद फिर देखिए जर्नलिज्म, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अब हमने देखा है कि जो भी यहाँ पे जो भी न्यूज़पेपर है या टीवी पे जो भी न्यूज़ बोली जाती है,
रेडियो पे न्यूज़ बोली जाती है या फिर न्यूज़पेपर्स लिखे जाते हैं। तो ऐसे जो न्यूज़पेपर जैसे जो इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर्स हैं जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ऐसे जो न्यूज़पेपर्स में उन लोगों को ज़्यादा सैलरी पे काम मिलता है जो लोग अच्छे हैं इंग्लिश में, ज़्यादा फ्लुएंट हैं, तो काफ़ी हाई सैलरी पे उनको यहाँ पे काम मिलता है। तो यहाँ पे भी देखिए जो इंग्लिश है वो इंग्लिश ऑफ प्रिविलेज हो जाती है। उसके बाद सोशल स्टेटस देखते हैं। सोशल स्टेटस में क्या आता है कि जो लोग अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हैं, जैसे अगर 2-4 लाइन्स किसी ने अच्छे से इंग्लिश में बोल दी, तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब उस उन लोगों को ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा वेल एजुकेटेड मान लिया जाता है जो क्या कर रहे हैं, जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग जो है वो रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जिन्होंने या फिर जिन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई कर रखी है। तो मैंने आपको क्लियर करा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बस वो इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हैं, उसकी वजह से उनको ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं। हो सकता है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़े हुए जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो और ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज हो, तो इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानते, तो इसलिए उनको बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल पाती। तो सोशल स्टेटस में आपने ये बताना है कि जो लोग अगर इंग्लिश बोलते हैं तो उनका स्टेटस जो है वो ज़्यादा एक मतलब परसेप्शन बन गई है कि वो हाई स्टेटस के लोग हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं ऐसा। उसके बाद फिर देखें, इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कीजिए। आई होप आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी। तो उसके बाद देखिए ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो ग्लोबल कनेक्टिविटी में क्या बताना है आपने कि जो अब देखिए जो इंग्लिश है, तो जो लोग इंग्लिश में फ्लुएंट हैं तो वो पूरे वर्ल्ड से जुड़ने में उनको बहुत आसानी हो जाएगी। मतलब जितनी भी दुनिया की जानकारियां हैं उनको आसानी से उनको समझ पाएंगे। पूरे वर्ल्ड के बारे में वो आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि जो लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। तो वो ज़्यादा एक्सपोज़र उनको मिलेगा, ज़्यादा उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वर्ल्ड लेवल पे, अलग अलग देशों में जाके वो जॉब्स कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश जानते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा इनको और अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। आप लोग पॉज कीजिए मेरी वीडियो को, उसके बाद आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद फिर देखिए चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। और चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म में क्या है, यहाँ पे कुछ जो थिंकर्स हैं उनका मानना है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी एंशियंट लैंग्वेजेस थी, जो शानदार लैंग्वेजेस थी, तो उनको लोगों ने ओवरलुक किया है, उनको नज़रअंदाज किया है। और जो लोग ग्रो अप करते हैं रीजनल लैंग्वेज बोलते हुए, ऐसे लोग जो है वो बहुत ही एक्सक्लूडेड फील करते हैं बहुत सारी फील्ड में। जब वो कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, उस वजह से वो पीछे छूट जाते हैं। कंक्लूज़न ऐड करना है आप लोगों ने, और जैसे मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन भी आपको देना है। अगर मैंने कहीं इंट्रोडक्शन नहीं भी ऐड कर रखा है तो आपको इंट्रोडक्शन देना है।